काफ़ी वर्षों तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपने भतीजा था, वो गोद ले लिया। गोद लेने के बाद काफ़ी वर्षों बाद में उनको लड़का हुआ, उसके गोद लेने के बाद में। तो उस समय ये मतलब 30-35 वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने जब गोद लिया, उसको भी रखा, उसको तो बड़ा भाई यानी कि बड़ा बेटा, और जो बाद में हुआ उसको छोटा भाई, तो दोनों को 50-50 उन्होंने प्रॉपर्टी अपने जीते जी दी थी। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जातिगत जनगणना तत्कालीन मारवाड़ स्टेट में 1891 में हुई थी, तो उसकी जो रिपोर्ट है, ये बुक है मेरे पास, मर्दमशुमारी राज मारवाड़ 1891, राजस्थान की जातियों का इतिहास एवं रीति रिवाज। तो इसमें मैंने राजपूतों के रीति रिवाज के बारे में बताया था कि भाई किस प्रकार से उस समय यानी कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में राजपूतों की चाल चलगत, उनमें रिश्ते कैसे होते थे, और शकपाण जमीन की क्या इम्पोर्टेंस थी, उस समय के राजपूतों की जमीन को लेकर क्या सोच थी, और जमीन के वास्ते जो संघर्ष वगैरह की, और महिलाओं की, औरतों की इज्जत कैसे करते थे, पर्दा, और इन बातों पे चर्चा की थी। और आज उसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो उस समय के राजपूतों का जो प्रोफेशन क्या था, पेशा क्या था, और समझ बूझ रहन सहन और भाई बंटा कैसे होता था, यानी कि जो प्रॉपर्टी का जो विवाद होते थे या प्रॉपर्टी को कैसे भाई बंटा होता था, कैसे उसका भाइयों के बीच में बंटवारा होता था, और गोद लेने के लिए क्या क्या नियम वगैरह थे। और आप में से कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, पूछा था कि ये बुक हम कहाँ से खरीद सकते। सिर्फ यही बुक नहीं, राजस्थानी की बहुत सारी बुक्स है और हिस्ट्री की भी काफ़ी बुक्स है। तो राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर में है, सोस्ती गेट के बाहर, सोस्ती गेट चौराहे पे नहीं, सोस्ती गेट जो दरवाज़ा है उसके बाहर में राजस्थानी ग्रंथागार है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इनकी शायद वेबसाइट भी है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा कुछ रेयर बुक्स है राजस्थानी की या हिस्ट्री की, वो इनके पास भी मेरे को कई बार नहीं मिली, तो एक मित्र है मेरे, उनसे कभी मुलाकात कराऊंगा किसी वीडियो में, उनके नंबर भी शेयर करूंगा, तो उनसे आप खरीद सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई जो राजपूतों को लेकर 1891 में जो उनका पेशा यानी प्रोफेशन किया था, तो इसमें क्या लिखा है कि हिंदुस्तान में राजपूत सब जगह सिपाही पेशा है, यानी कि सोल्जर, यानी कि फौज में काम करते थे, और उनकी नामवरी भी इसी पेशे में है, यानी कि उनकी मास्टरी कह दो या उनकी पारंगतता कह दो। इल्म पढ़ने की रिवाज उनमें बहुत ही कम है, इल्म यानी एजुकेशन, पढ़ाई। 100 में से 10 भी अपना नाम लिखना नहीं जानते। कागज लिख पढ़ ले ऐसे राजपूत 100 में से 2-4 ही होते। उस समय वैसे भी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होते थे, और राजपूतों में एजुकेशन उतना उस लेवल का था नहीं जितना आज है। अच्छा, इसमें पंडित यानी ब्राह्मणों के बारे में बताया कि भी बिल्कुल राजपूतों के उलट, यानी कि 1000 में से एक भी न मिलेगा, यानी कि उनमें एजुकेशन उस समय भी ज़्यादा था। और आज अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में देखा जाए तो आरक्षण है, सब कुछ है सरकारी नौकरियों में, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जो जाति है, सबका नहीं कहता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों में भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण जाति में एजुकेशन की शुरू से जागरूकता है। और अगर देखा जाए तो आईएएस, आज भी ब्राह्मण जो एजुकेशन से शुरू से स्ट्रांग रहे हैं वो आईएएस ज़्यादा बनते, इवन विदाउट आरक्षण के भी। अब ईडब्ल्यूएस तो खैर अभी आया, ईडब्ल्यूएस से पहले से भी ब्राह्मण, क्योंकि उनमें शुरू से एजुकेशन का रहा था, लेकिन राजपूतों में शुरू से उतना ही नहीं था। स्वतंत्रता के बाद में, और मोस्टली देखा जाए तो 80s के बाद में ज़्यादा एजुकेशन का हुआ, तो एजुकेशन का महत्व हर युग में रहा था। और पिछले युग में ठीक है, मिडिवल टाइम में वो युद्धों का टाइम था, वो अलग था, उस समय ना तो टाइम मिलता था, ना उसका एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस थी, लेकिन ब्रिटिश काल के बाद में से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस तो, और आज आधुनिक काल में तो खैर है ही। तो इसमें लिखता है कि राजपूत पढ़ने लिखने से ये समझते कि राजपूती और बहादुरी जाती रहती है, उस समय ये ऐसा सोचा जाता था। और हाँ, घोड़े की सवारी, बंदूक चलाना और बरछती वगैरह कुछ सीखते हैं, मगर पहले जमाने में के बराबर नहीं, ये भी पहले के उस टाइम के बराबर नहीं, क्योंकि पहले तो काम पड़ा करता था। अब अमन चैन हो जाने की वजह से लड़ाई भिड़ाई का जमाना भी नहीं रहा, तो राजपूत भी अपनी पुरानी सिपाहीगिरी भूल गए हैं,
और उनकी वे तलवारें और बर्छियां तो हमेशा मैदान में के जंग में चमका करती थी, वो भी काट से डटी पड़ी हुई, यानी कि जंग लग गई है, क्योंकि जब युद्ध नहीं होती है तो। और ये जो देखा जाए तो वैसे बाद में ब्रिटिश काल में और बाद में जब बंदूकों का जमाना आ गया, मॉडर्न वेपन्स आ गए, तो उसके बाद में इनका ज़्यादा महत्व भी नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी आपको ये विद्या ज़रूर सीखनी चाहिए हथियार चलाने की, चाहे काम पड़े या न पड़े। और एजुकेशन मुझे लगता है कि मस्ट है। इनकी लड़ाई का जो ढंग तवारीख से मालूम होता है, तवारीख यानी इतिहास से, कि जब दुश्मन सामने आता था तो पहले उसके तोप खाने पर घोड़े उठाते थे और तोपों को छीन कर आगे बढ़ जाते और पीछे अपनी फौज में भी हलचल डाल देते थे। यानी कि तोपों के आप देखा जाए तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे युद्धों के आपको मॉडर्न टाइम में देखा जाए, हाइपा का युद्ध है जिसमें जोधपुर का रेशाला ने तलवारों और भालों से वो तोपों को भिड़े और उन्होंने जीत भी दर्ज की। और जो माउंडा का युद्ध है महाराजा जवारी सिंह जी, जाट महाराजा जवारी सिंह जी और जयपुर की फौजों के बीच में हुआ था, तो उस समय भी शेखावतों ने देखा जाए तो घोड़े उसमें जो फ्रेंच एक सेनापति था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, उसके तोपों की बड़ी व्यू रचना कर रखी थी, लेकिन मतलब बहुत तेजी से द्रुत गति से उन्होंने नेश आक्रमण, द्रुत गति से जो आक्रमण होता है उसको नेश आक्रमण बोलते हैं, नेश आक्रमण करके तोपों पे कब्जा कर दिया था और उसमें भरतपुर की हार हुई थी। तो इस प्रकार से राठौड़ मैदान की लड़ाई को हमेशा पसंद करते, मारवाड़ पे राठौड़ों का राज था उस समय। और इसमें यह भी है कि पूर्वी मारवाड़ के राजपूत मैदान की लड़ाई में और पश्चिम की किले की लड़ाई के वास्ते ठीक समझे जाते हैं। आगे इसमें लिखा कि समझबूझ और रहन सहन, उस समय का जो रहन सहन था वो कैसा था। पूर्व मारवाड़ में यानी कि जोधपुर के ईस्टर्न साइड में पूर्व मारवाड़ और वेस्टर्न साइड में जो पश्चिम मारवाड़ कहा जाता है, तो पूर्व मारवाड़ के राजपूत समझबूझ में पश्चिमी मारवाड़ के राजपूतों से अच्छे होते और उनकी चाल ढाल, पोशाक और रहन सहन उजड़ी और अमीराना होती है, क्योंकि देखा जाए तो उस समय ज़्यादा ठिकाने इस साइड में थे, तो पानी भी अच्छा था, पश्चिम में पानी भी उतना नहीं था, तो अकाल भी ज़्यादा पड़ते थे, तो नेचुरली आर्थिक स्थिति भी थे इस साइड के ठिकानों की उनसे अच्छी होती थी। इधर सरदारों के ठिकानों में भी पश्चिम से ज़्यादा रौनक और सरसब्जी नजर आती थी। मारवाड़ के बड़े बड़े सरदार ज़्यादातर जोधपुर के पूर्व में ही है, तो नेचुरली आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो मारवाड़ी में कहावत है, पैसा ने भूंडो नहीं हुआ वे, तो पैसा होगा तो सब कुछ साथ में आएगा चीज़ें। पश्चिम और उत्तर के राजपूत जो थड़ी में रहते सीधे साधे होते, बिल्कुल सीधे साधे। आज भी देखा जाए तो थड़ी में सीधे साधे राजपूत होते। इधर जो ईस्टर्न साइड में होते उनके जितने वो देखा जाए तो ताम जाम या दिखावे में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते। ये मैंने पर्सनली भी फील किया। आज भी देखा जाए तो वे ज़्यादा करड़ मरड़ और चुना चुनी नहीं जानते। घर और ठिकाने भी उनके वैसे रौनकदार नहीं होते थे। उम्दा मकानों की जगह घास फूस के झोपड़े और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। और थली में पानी कम होने से सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनते थे, क्योंकि वाइट कपड़े पहनोगे आप तो वाइट कपड़े को तो देखा जाए कि वो गंदे भी जल्दी होते और गंदे होते तो फिर उनको धुलाई भी करनी पड़ती है, तो पानी भी ज़्यादा चाहिए होता। तो आज की तरह जैसे इंदिरा गांधी नहर का या ट्यूबवेल्स तो उस समय होती नहीं थी, तो पानी को एक प्रेशियस कमोडिटी समझा जाता, तो प्रेशियस थी भी उस समय। और आगे लिखा है भाई भाई बंटा, यानी कि जो भाइयों के बीच में जमीन जायदाद का बंटवारा होता था वो कैसे होता था। यहाँ लिखा है कि घर के धनी खेती करने वाले यानी कि आम राजपूत, भूमि और भूमिचारे वाले राजपूतों में तो सब भाई बाप की जमीन जायदाद को बराबर बराबर बांट देते थे, यानी सब भाइयों में बराबर बांटी जाती है। और कई कई औरतों के हिसाब से भी बंट होते थे, कि उस समय बहु विवाह प्रथा भी थी। तो जैसे एक राजपूत के 5 बेटे एक औरत से और 3 बेटे एक औरत से थे, तो उनके खानदान में लुगाइयों के पीछे बंट होने का भी दस्तूर है, यानी कि 2 वाइफ है तो एक के 5 बेटे और दूसरे के 3 बेटे हैं, तो उसकी थित यानी जमीन और माल असबास का आधा बंट, आधा हिस्सा तो 5 भाइयों को मिलेगा और आधा हिस्सा 3 भाइयों को मिलेगा। मगर जागीरदारों में बड़ा बेटा जागीर का मालिक होता है, जागीरदारी या गांव के ठाकुर वगैरह होते थे, तो उनमें बड़ा बेटा होता वो नेचुरली ठाकुर बनता था। हालांकि कुछ अपवाद भी है कई ऐसे, जोधपुर के अगर देखा जाए तो राजा जितने भी बने उनमें कई अपवाद भी, हमेशा बड़ा भाई ही, नियम तो यही होता था लेकिन एक्सेप्शनल है, कई बार बड़ा भाई योग्य न होने की वजह से या कुछ और भी कई कारण होते तो छोटे भाई भी बने हैं। और तो छोटे को बड़ा भाई जागीर का मालिक होता है और छोटे को
खेत मेरे गुजारे के वास्ते मिलते थे, क्योंकि ये होता था कि भाई जो बड़ा ठाकुर बनेगा तो उसको ज़्यादा गढ़ और ज़्यादा जमीन जायदाद का हिस्सा मिलने का भी कारण होता था। कारण ये होता था कि एक तो वो जितने भी मेहमान आएंगे, जितने भी बहन वगैरह है उनकी, तो उनके मायरा वगैरह आना टाना जितने भी खर्चे वो लाइफ लॉन्ग वही पे करेंगे, छोट भाई नहीं करेंगे। और दूसरे जितने भी मेहमान आएंगे तो वो गढ़ में ही आएंगे, रावड़े में आएंगे, तो उन्हीं को जो खातिरदारी करनी, तो उनके खर्चे भी ज़्यादा होते थे, इस वजह से उनको ज़्यादा दिया जाता। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद में इसको लेकर जैसे ये पुराने कई सिस्टम है, अभी तक मैंने देखा है कई ठिकानों में, जैसे गढ़ तो मोस्टली बड़े भाई को मिलता था, लेकिन अब क्या है कि अब बराबर का हिस्सा मिलता कानून, तो इसको लेकर विवाद भी होते। तो अब क्या है कि गढ़ अगर बड़े वाले को मिलेगा ये, तो उसको कुछ न कुछ छोटे भाई को भी कंपनसेट करना चाहिए। तो उस वजह से फिर क्या है कि जितने भी वाद विवाद वगैरह होते हैं ज़मीन को लेकर ये टल सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बड़े भाई ने जैसे पूरे गढ़ छोटे भाई की बगैर सहमति के लिया, तो उसमें विवाद, कोर्ट केसेज वगैरह, या उसको थोड़ी ज़मीन ज़्यादा नहीं, अगर गढ़ रखा तो थोड़ी ज़मीन वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई थोड़ी सी जायदाद मुझे ज़्यादा मिल जाए, क्यों आजकल तो अपना हक कोई छोड़ना चाहता है नहीं। और आजकल ये है कि भाई जितनी भी बहन बेटी है, खर्चे वगैरह वो भी अपना अपना देते भाई, कि तो बड़ा है ठाकुर तो पहले वो लाइफ लॉन्ग पे करते थे, आजकल उनको भी अब जैसे बराबर का हिस्सा मिलता है, तो भाई वो भी पूरा खर्चा क्यों करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसको लेकर विवाद भी काफ़ी होते हैं। और अगर देखा जाए तो कई ठिकानों के, जैसे मैं देखा हूँ जर्जर हालत में पड़े, तो कई भाइयों के बीच में आपसी विवाद की वजह से गढ़ जो है जर्जर हालत में पड़े, और कई बिक भी चुके हैं, ऐसा भी मैंने देखा। हालांकि उसके और भी कई कारण हैं, लेकिन ये विवाद एक बहुत जो कोर्ट केसेज है वो बड़ा कारण है। और इसमें एक टॉपिक और आगे है कि खोड़ा, खोड़ा यानी कि गोद उत्तराधिकार का जो नियम है, गोद कैसे, खोड़े का राजपूतों में आम रिवाज है, जो औलाद नहीं हो तो अपने नजदीकी भाई भतीजों में से खोड़ा ले लेते हैं, और बाजी सूरतों में दूर का भाई भतीजा भी खोड़े आ सकता है, यानी कि उनके वंश का। और भाई बंदों को इकट्ठा करके उनके रूबरू पगड़ी बंधा देते और पंचों को अमल पिला देने से खोड़ा सही हो जाता है। और ज्यादा मजबूती करे तो लिखत लिखकर भाइयों की शाखें डलवा देते, यानी कि लिखापट्टी भी हो जाती है, उनके भाइयों की गवाही भी होती है। और जैसे आजकल कई बार जैसे गोद लेते हैं तो राव जी वगैरह जो उनको बुला के बही में भी लिखवा देते हैं, और आजकल तो खैर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी लिखवाते ही है। खावंद के पीछे औरत, यानी पति के पीछे औरत भी पति के भाई बंदों में से खोड़ा ले सकती है। औरत न ले तो मौसर के दिनों में भाईबंद भी किसी नजदीकी रिश्तेदार को खोड़ा ठहरा कर पगड़ी बंधा देते, यानी पगड़ी बंधा देते, पाग बंधा देते, तो वो उसका सगा बेटा ही है। और खोड़े आने वाले का हक पेट के बेटे के बराबर हो जाता है, यानी कि जो रियल सन है उसके बराबर। और जो खोड़ा लेने के पीछे खोड़ा लेने वाले के औलाद हो जाती है, तो भी खोड़ा का हक नहीं मारा जाता, उसको भी उस औलाद के बराबर बंट मिलता है। यानी कि कई बार एक मैंने देखा था मेरी रिश्तेदारी में कि उनको काफ़ी वर्षों तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपने भतीजा था वो गोद ले लिया। गोद लेने के बाद काफ़ी वर्षों बाद में उनको लड़का हुआ, उसके गोद लेने के बाद में। तो उस समय ये मतलब 30-35 वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने जब गोद लिया उसको भी रखा, उसको तो बड़ा भाई यानी कि बड़ा बेटा, और जो बाद में हुआ उसको छोटा भाई, तो दोनों को 50-50 उन्होंने प्रॉपर्टी अपने जीते जी दी थी। हालांकि आजकल ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि नज़ीर है जो मैंने देखा है। और मारवाड़ में खोड़े के बहुत मुकदमे हुआ करते थे। अच्छा, उस समय भी विवाद विवाद कोर्ट कचहरी में होते थे। उनके फैसले करने का उम्दा तरीका पंचायत है, और पंचायत में ऐसे मुकदमे अच्छी तरह निपट जाते हैं। आज जैसे कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो सालों साल मुकदमे चलते हैं, यानी कि कई पीढ़ियों तक चलते हैं, ये देखा है मैंने। लेकिन पंचायत जो सिर्फ राजपूतों में नहीं, जो पंचायत वाला सिस्टम है वो बहुत सी जातियों में अच्छा सिस्टम था मेरी नज़र में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो पंचायत में कई बार क्या होता था कि एक तो क्या होता था कि आपके लोकल ही है जो न्याय करने वाले, वो आपके बारे में आप मतलब कोर्ट से अच्छी तरह जानते। एक आप कोर्ट में जाते हो, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको जो न्याय करने वाले वो पर्सनली नहीं जानते। लेकिन जो पंच होते हैं आपके गांव के, वो आपको पर्सनली जानते, जितना भी लाभ हानि वगैरह, आपका स्वभाव वगैरह दोनों पार्टियों को जानते। तो फिर वो उसको ध्यान में रख के जो भी एक
अच्छा जो निपटारा हो सकता है, अच्छा न्याय हो सकता है, वो देने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या है कि दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस बुक में आगे भी काफ़ी टॉपिक, छोटे-छोटे टॉपिक लिखे हुए हैं। इसमें राजपूतों के बहुरे कामदार, अफ़ीम और शराब को लेकर भी, और भी जो विवाह के रीति-रिवाज, इवन जो मृत्यु के पश्चात में अंतिम संस्कार वगैरह, उसके पीछे बारवा यानी कि जो भी मौसर वगैरह करने के, वो भी रिवाज काफ़ी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो जानकारियाँ हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। राम राम।